कैसे यूज करते हैं उस चीज को समझिएगा। जैसे ये डीएनए बोलेगा थोड़ी ना बेटा, या आदि बोलेगा थोड़ी ना कि आज मैंने डीएनए का काट दिया, कैसे होगा क्या? ये डीएनए बोलेगा आज मेरा कट गया, ये आदि बोलेगा मैंने डीएनए का आज काट दिया। अब पता नहीं आप कहां ले जा रहे हैं बातों, शायद आपका भी कटा हो। इथीनियम ब्रोमाइड, अब से ये इथीनियम ब्रोमाइड का आपने क्यों प्रयोग किया, ये केमिकल क्या करेगा? तो ये जो जेल है बेटा, इसका यूज हम क्यों करेंगे? डीएनए को सेपरेट करने के लिए, डीएनए को कट करेगा, लेकिन कहां से कट करेगा? अंदर से कट करेगा। इसका नाम क्या पड़ा? एंजाइम। इस एंजाइम को बेटा आप बायोटेक चैप्टर में वीडियो में करेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल द गेम हैकर पर। बहुत दिनों के वेट के बाद बेटा आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ कारणों से क्लास मैं नहीं ले पा रहा था। अयोध्या ट्रिप पर बेटा मैं गया हुआ था, जिसके कारण गले में खराश हो गई थी, जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था आपकी। लेकिन फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। एक बार फिर आपके सामने बेटा मैं कुछ प्यारी बातों को लेकर आया हूं। आज हम केमिस्ट्री नहीं, आज बायोलॉजी की कुछ बातें सीखेंगे। सीखने से पहले मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूं। कुछ लोगों का कहना था सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है, तो बेटा यही कारण था कि वीडियो नहीं आ रही थी। कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप बोर्ड पे छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो बेटा मैं बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा। और कुछ का कहना था कि सर आप बेटा वर्ड का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, तो बेटा मैं कोशिश करूंगा कि उस वर्ड का यूज कम से कम करूं। लेकिन शायद मैं चाहूंगा कि आपको मैं इसी नाम से पुकारूं, शायद आपको इसमें तकलीफ ना हो। कोशिश करूंगा कम यूज करूं, लेकिन अगर बीच में यूज कर लूं बेटा तो फिर उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से सब्जेक्ट बायोलॉजी की। हाँ बेटा, आज आपके सामने मैं बायोलॉजी की खूबसूरती पेश करने आया हूं। क्लास 12 एनसीईआरटी का एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों एक टॉपिक आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए हमें दो टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ाने से पहले मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर टेक्निक आपको सिखाऊंगा। आज बच्चों हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को समझने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। मैं पूरी कहानी जो भी बोलूंगा वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमेगी। एनसीईआरटी हमारी बायोलॉजी की बेस बुक है बेटा, जिसे समझना अति आवश्यक है। आजकल के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सबका जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है वो एनसीईआरटी से होता है। नीट जैसे एग्जाम में बच्चों 90 में से आपको सीधे डायरेक्ट 85 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी से। तो मैं चाहूंगा कि मैं एनसीईआरटी की इर्द गिर्द बातें करूं आपसे। तो आइए शुरुआत करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी के 9 चैप्टर बायोटेक, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं, उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक बायोटेक के अंतर्गत आता है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक है, जिसे समझने के लिए हमें इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बेटा हम पहले बायोटेक की इस टॉपिक को समझ रहे हैं, आपको क्लियरिटी हो कि हम कहां से क्या समझ रहे हैं। क्लियर है आपको इतना? चलिए तो शुरुआत करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। चैनल पे बने रहें, बहुत सारा आपने प्यार दिया बच्चों, चैनल को और सपोर्ट करें, इस हैकर फैमिली को और बढ़ाएं। आशा है आपको मेरे द्वारा पढ़ाई की सभी बातें समझ में आ रही होंगी। आप अपना रिस्पॉन्स दे बच्चों, जिससे मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। जो भी आपको चाहिए वो जरूर मैं इस चैनल पे आपको दूंगा। इधर बेटा मैं वीडियो कंटिन्यू तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो 3 जनवरी से इस चैनल पर वीडियो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। अभी बीच में वीडियो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें। तो आइए शुरुआत करते हैं इन्हीं बातों के साथ अपना टॉपिक, और वो भी बायोलॉजी का टॉपिक, जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। बायोलॉजी को बेटा कहा जाता है लाइफ साइंस, जीवन का अध्ययन है बेटा बायोलॉजी। विदाउट बायोलॉजी हम इस संसार की बेटा कामना तक नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस करके
अपनी जनरेशन को बढ़ाता है। अगर बेटा वो ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमेना ना करे तो जनरेशन आगे बढ़ेंगे नहीं, पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी। और दुनिया समाप्त तो फिर बेटा खेल ही खत्म सब। तो बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है बेटा जिसके बिना कुछ संभव नहीं। और मैं तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूं, और ऐसा सब्जेक्ट बेटा जिसके अंतर्गत बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाया जाए उसे बायो केमिस्ट्री कहते हैं। ये चैप्टर ही बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बेटा डीएनए, आरएनए, इनकी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल लेवल पर सिखाई जाती है, अर्थात उस समय बेटा बायो केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो आइए शुरुआत करते हैं इस टेक्निक की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? बेटा इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का जो हम यूज करते हैं, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जैव वृहद अणु जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इत्यादि को साइज के आधार पर बेटा सेपरेट करने में किया जाता है। अर्थात अगर आपको डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को साइज के आधार पर बेटा अलग करना है तो आप किस टेक्निक का यूज कर सकते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अब करते क्या है इस टेक्निक? इस टेक्निक में बेटा हम एक जेल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जेल बनाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और मॉलिक्यूल को साइज के आधार पर सेपरेट कर लेते हैं। जेल अप्लाई करना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना क्या कहलाएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। टॉपिक का नाम क्यों पड़ा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? क्योंकि हम जेल अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और इस आधार पे बेटा हम उन बायोमैक्रोमोलिक्यूल जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को साइज के आधार पे सेपरेट कर लेते हैं। इसलिए टेक्निक का नाम क्या पड़ा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। शायद आपको यहां तक की बातें समझ में आ रही होंगी। उस जेल को ऑब्टेन करने के लिए बेटा हम कॉमनली एग्रोज जेल का यूज करते हैं। सबसे मोस्ट कॉमनली जो जेल यूज होता है इस टेक्निक में, उस जेल का बेटा नाम है एग्रोज जेल। वो एग्रोज जेल बेटा एक सीवीड, समुद्री घास से प्राप्त होती है, जो एक तरह की रेड एल्गी होती है। जो तरह की क्या होती है? लाल शैवाल होती है। उस लाल शैवाल के रूप में बेटा आपको या तो जिलिडियम या तो ग्रेसिलेरिया देखने को मिल जाएगा। अर्थात जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से हम क्या प्राप्त करते हैं? एग्रोज प्राप्त करते हैं। ये एग्रोज एक नेचुरल पॉलीमर है बेटा। याद रखिए ये मोनोमर नहीं है, क्या है? पॉलीमर है। और कैसा है? नेचुरल है, क्योंकि हमें किस सोर्स से मिल रहा है? प्राकृतिक सोर्स से मिल रहा है। ये रेड एल्गी एक तरह की क्या है बेटा? सीवीड है, समुद्री घास है। क्या करते हैं कि रेड एल्गी से बेटा इस एग्रोज को प्राप्त करने के लिए रेड एल्गी को ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। सुखाने के बाद बेटा इसे हम क्रश करके पाउडर के रूप में प्राप्त करते हैं। ये एग्रोज व्हाइट पाउडर के रूप में बेटा प्राप्त होता है। आपको स्क्रीन पे एग्रोज दिख रहा होगा व्हाइट पाउडर के रूप में, दिख रहा है आपको? क्या यहां तक की आपको बात क्लियर है? मतलब कि जेल अप्लाई करना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, उसके आधार पे मॉलिक्यूल को साइज के आधार पे सेपरेट करना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल के लिए हम कॉमनली किस जेल का यूज करते हैं? एग्रोज जेल का यूज करते हैं। वो एग्रोज जेल रेड एल्गी से प्राप्त होता है। रेड एल्गी के रूप में आपको क्या क्या मिल सकता है? या तो जिलिडियम या तो ग्रेसिलेरिया। अर्थात इन रेड एल्गी से हम एग्रोज जेल प्राप्त करते हैं। ये एग्रोज एक तरह का क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़े, अब टेक्निक स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं आपको बायोलॉजी, एकदम कोर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, और वो कोर बायोलॉजी हमारे एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टेक्निक में। ये बेस था बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए। अब शुरुआत करते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं। बेटा इस टेक्निक में एक फ्लास्क में एग्रोज पाउडर को भर लिया जाता है। ये एग्रोज किस रूप में होता है? पाउडर के रूप में होता है। ये क्या है? एग्रोज। अब इस एग्रोज पाउडर से जेल बनाने के लिए क्या करते हैं? इस एग्रोज पाउडर को बेटा, पाउडर से जेल बनाने के लिए बेटा हम इसमें एग्रोज, ये फ्लास्क में क्या बन लिया? एग्रोज। अब बेटा ऊपर से हम इसमें बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। सही, बफर क्या होता है? आपने बफर सॉल्यूशन का यूज क्यों किया? बेटा एग्रोज अच्छी तरह से आपस में मिल जाए और साथ साथ में पीएच मेंटेन रहे, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? बफर सॉल्यूशन का। बफर सॉल्यूशन क्या करता है? पीएच को मेंटेन रखता है। अच्छे से मिक्स करने के लिए बेटा हम इस फ्लास्क को गर्म भी करते हैं।
गर्म करते हैं, साथ साथ में हल्का हल्का धीरे धीरे बेटा इसे सेक भी किया जाता है। मतलब एग्रोज जेल अच्छे से मिल जाए इसके लिए हमने इसमें क्या डाला, बफर सॉल्यूशन मिला है। बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, इसे बेटा मिक्स होने में साथ साथ में इस एग्रोज जेल के पीएच को मेंटेन करेगा। इतना करने के बाद हम इस फ्लास्क को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे और हल्का हल्का शेक करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडा हो जाए बेटा तो इसमें हम एक केमिकल और मिलाते हैं जिसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड। अब सर ये इथिडियम ब्रोमाइड का आपने क्यों प्रयोग किया, ये केमिकल क्या करेगा बेटा, तो ये जो जेल है बेटा इसका यूज हम क्यों करेंगे, डीएनए को सेपरेट करने के लिए। तो मुझे डीएनए दिखना भी चाहिए, तो डीएनए बेटा सेल में से आपने डीएनए बाहर निकाला तो डीएनए आपको दिखेगा नहीं, तो उस डीएनए को मुझे स्टेन करना पड़ता है। और स्टेन करने के लिए बेटा हम जिस केमिकल का यूज करते हैं डीएनए को, उस केमिकल का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। अर्थात ये इथिडियम ब्रोमाइड बेटा डीएनए की क्या कराता है, स्टेन कराता है। डीएनए की क्या कराता है, स्टेन कराता है। अब अगर आपने इथिडियम ब्रोमाइड यूज कर लिया तो क्या आपको डीएनए दिखने लग जाएगा, नहीं। जब इतना सॉल्यूशन बेटा ये जेल हमारा तैयार हो गया तो इस इथिडियम ब्रोमाइड पर बेटा हम यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट अप्लाई करते हैं। यूवी लाइट अप्लाई करते हैं। जैसे ही ये यूवी लाइट इस इथिडियम ब्रोमाइड पे पड़ता है बेटा, ये इथिडियम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर के बैंड के रूप में आपको दिखता है। और जहां जहां ये ऑरेंज बैंड दिखता है वहां वहां डीएनए, मतलब जहां जहां ऑरेंज बैंड वहां वहां डीएनए। इस आधार पे बेटा हमें क्या देखने को मिल जाता है, डीएनए। इसलिए हमने किस केमिकल का यूज किया, इथिडियम ब्रोमाइड। और याद रखेंगे इथिडियम ब्रोमाइड पे आपको क्या डालना पड़ेगा, यूवी लाइट। और जैसे यूवी लाइट का एक्सपोजर करेंगे आपको डीएनए ऑरेंज कलर के बैंड के रूप में बेटा दिखेंगे। ये जेल हमने तैयार कर लिया। अब आगे का प्रोसेस क्या है इसको समझेंगे, इतना आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। क्लियर है आपको यहां तक। अब बेटा ये जो पूरा जेल है, ये जो पूरा जेल है, इस जेल को बेटा एक ट्रे होता है, उस ट्रे पर डालते हैं। क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। ये जो पूरा जेल है, इस पूरे जेल को बेटा एक ट्रे होता है, उस ट्रे पर अप्लाई कर देते हैं। जेल था, इस जेल को बेटा पूरा कहां अप्लाई कर दिया, इस ट्रे पर। अब ट्रे पर बेटा पूरा जेल फैल गया। इसके बाद हम इस ट्रे में बेटा हम एक कॉम्ब का यूज करते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसे हम कहते हैं कॉम्ब। जब ये जेल अप्लाई कर दिया तो इस कॉम्ब की सहायता से बेटा इस कॉम्ब को इस ट्रे में धंसा देते हैं। जब ट्रे में धंसा देंगे तो जहां ये नुकीली स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, वहां बेटा ये कॉम्ब धंस जाएगा। कॉम्ब धंस जाएगा, इसे क्या कह दिया आपने, कॉम्ब। देख रहे हैं ना, कंघी जैसा है दिख रहा है, इसलिए क्या कह दिया, कॉम्ब। अब बेटा ये जेल जो होता है इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। 10 से 15 मिनट बाद ये जो आपका लिक्विड है बेटा ये जेल के रूप में बदल जाता है, सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने के बाद इस कॉम्ब को बेटा हम निकाल देते हैं। जब जेल अप्लाई किया, कॉम्ब को निकाला, तो यहां आप देखेंगे कि छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे। छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, गड्ढे। इन गड्ढों को बेटा हम कहते हैं वेल्स। इन गड्ढों को क्या कहते हैं, वेल्स। और ये पूरे इस ट्रे में बेटा आपका कौन सा जेल होगा, एग्रोज जेल। इस पूरे ट्रे पर एग्रोज जेल होगा। अब आगे समझे क्या करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने दूसरा फिगर बना के रखा हुआ है कि ये देखिए कि ये कॉम्ब को जैसे निकाला तो बड़े बड़े क्या बन गए, वेल्स। सर ये वेल्स क्या क्यों बनाया आपने, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको किसके मॉलिक्यूल दिख रहे हैं बेटा, एग्रोज मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। इधर बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड। सर कैथोड किस तरफ है, एनोड किस तरफ है, ये भी ध्यान दें कि जो वेल्स है उस तरफ हमने क्या लगाया है, कैथोड। क्यों कैथोड, अच्छा कैथोड कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और जो वेल से दूर है उधर क्या लगाया है हमने, एनोड। और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर वेल्स की तरफ क्यों कैथोड रखा, अब समझेंगे बेटा। इन वेल्स में हम डीएनए के फ्रेगमेंट को बेटा, डीएनए के खंडों को भरते हैं।
डीएनए के खंडों को भरते हैं। और डीएनए आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो कैसा चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। आप बताएंगे कमेंट करके कि डीएनए निगेटिव चार्ज किसके कारण होता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डीएनए निगेटिव चार्ज क्यों होता है। तो देखिए, ये हमारा क्या है? डीएनए। और ये डीएनए कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। और आप जानते हैं कि निगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस डीएनए को बेटा अभी हम कट करेंगे, और कट करके बेटा इन डीएनए के फ्रेगमेंट को हम इन वेल्स के अंदर क्या करते हैं? भर देते हैं। तो बताएं, वेल्स में क्या भरा जाएगा? डीएनए भरा जाएगा। इसलिए हमने क्या क्रिएट किया था? कॉम की मदद से डीएनए वेल्स क्रिएट किया था, और इस वेल्स में क्या भरेंगे? डीएनए भरेंगे। और इधर इसीलिए हमने क्या अप्लाई किया? नेगेटिव फील्ड। और ये डीएनए किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इस पॉजिटिव फील्ड की तरफ। इसलिए बेटा वेल्स से दूर क्या लगाया? एनोड लगाया। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि वेल्स की तरफ क्या होता है? कैथोड, और वेल्स से दूर क्या होता है? एनोड। अब आप देख रहे होंगे बेटा कि ये जो एवरेज मॉलिक्यूल है अपने आप को इस तरह से अरेंज किया है कि इनके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा। इनके बीच में क्या दिख रहा होगा? गैप। और इस गैप को बेटा हम कहते हैं पोर। पोर का मतलब होता है छिद्र। मतलब ये जो एवरेज मॉलिक्यूल के बीच में आपको गैप दिख रहा है, इन गैप को क्या कहते हैं? पोर। इस पोर की मदद से बेटा, इस पोर की मदद से ये डीएनए मॉलिक्यूल छन छन कर अलग होगा। कैसे अलग होगा? छन छन कर। इसलिए बेटा इस इफेक्ट को हम कभी कभी सीविंग इफेक्ट भी कह देते हैं। कौन सा इफेक्ट? सीविंग इफेक्ट। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो पोर है, इस पोर के रास्ते डीएनए छन कर साइज के आधार पे अलग होगा, और साइज के आधार पे डीएनए का छन के अलग होना क्या कहलाता है? सीविंग इफेक्ट। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको एक एक बातें क्लियर होंगी। वीडियो को बस ध्यान से सुनते रहिए। अब क्या करेंगे बेटा कि ये जो डीएनए, इस डीएनए को हमको वेल्स में फिल करना है। ये हमारा अगर यूकैरियोटिक डीएनए है तो आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक डीएनए बहुत लंबा डीएनए होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 2.24 मीटर। और इतने मीटर लंबे डीएनए को आप इस वेल्स में अप्लाई तो कर नहीं सकते। तो हम करते क्या है? इस बड़े से डीएनए को बेटा हम एक एंजाइम जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की मदद से बेटा इस हम डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। अर्थात ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इस डीएनए को बेटा कट कर देता है। क्या कर देता है? कट कर देता है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना देता है इस डीएनए के। आप जान रहे हैं जैसे इसका नाम है एंडोन्यूक्लिएज। इसका नाम क्या है? एंडोन्यूक्लिएज। तो एंडोन्यूक्लिएज क्या करेगा बेटा कि डीएनए को कट करेगा, लेकिन कहां से कट करेगा? अंदर से कट करेगा। इसलिए नाम क्या पड़ा? एंडोन्यूक्लिएज। इस एंजाइम को बेटा आप बायोटेक चैप्टर में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी मैं आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का फंक्शन नहीं बता रहा, बस आपको ये सिखा रहा हूं कि इस डीएनए को कट करने के लिए हम किस एंजाइम का यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और ये डीएनए के बेटा क्या कर देगा? तोते तोते कर देगा, अर्थात इसको छोटे छोटे कर देगा। तो ये बेटा हमारे डीएनए छोटे छोटे खंड में प्राप्त हो गए। और आप जानते हैं डीएनए कैसा है? नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव चार्ज डीएनए को बेटा हम कहां भर देते हैं? वेल्स में। कहां भर देते हैं? वेल्स में। एक तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया। अब आप जानते हैं कि डीएनए नेगेटिव चार्ज जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जैसे आपने भरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज। और आप जानेंगे, देखेंगे कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये डीएनए के मॉलिक्यूल बेटा इन रास्तों से होकर गुजरकर छनकर साइज के आधार पे अलग होंगे। आप खुद बताएं, जैसे आपने देखा होगा एक मोटा इंसान और एक पतला इंसान, अगर मैं बेटा दौड़ा दो दो लोगों को, तो बताएं कौन सा इंसान तेज दौड़ेगा? बताएं। आप कहेंगे पतला इंसान। वैसे ही बताएं कि इस डीएनए, इस एनोड की तरफ वो कौन सा डीएनए पहले आएगा जो छोटा होगा कि बड़ा होगा? अर्थात वो डीएनए जिसके छोटे खंड है वो डीएनए क्या एनोड के ज्यादा पास होंगे, और वो डीएनए जो बड़ा है, साइज में बड़ा है, क्या वो डीएनए थोड़ा दूर होगा एनोड से? क्योंकि उसको बेटा इन रास्तों से, इन पोर से गुजरकर एनोड की तरफ आने पर दिक्कत महसूस होगी। और जो सबसे बड़ा डीएनए है वो किसकी तरफ रहेगा? कैथोड की तरफ। देखिए आपने क्या किया? जेल अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और जेल और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके डीएनए को साइज के आधार पे अलग कर लिया। इसी को बेटा क्या कहा जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है क्या? अब आगे समझे क्या करेंगे। इस जेल में बेटा आपके डीएनए आ गए, लेकिन क्या ये डीएनए आपको देखेंगे? नहीं। हमने इस जेल में पहले से क्या डाला हुआ था? इथिडियम ब्रोमाइड डाला हुआ था।
और अगर आपको इन डीएनए के बैंड को देखना है तो उस इथिडियम ब्रोमाइड पर अब आप क्या डालेंगे, यूवी लाइट, और जहां जहां आपको ऑरेंज कलर दिखेगा आप समझ जाएंगे कि वहां वहां क्या उपस्थित है, डीएनए। क्लियर है क्या? क्या इतनी बात समझ में आई? और अगर एग्रोज मॉलिक्यूल ने बेटा इस तरह का अरेंजमेंट नहीं किया होता तो ये डीएनए छन कर भी नहीं आ पाता। याद रखेंगे, एग्रोज मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि क्या क्रिएट हो जाए, पोर, और उसी पोर के रास्ते बेटा ये डीएनए छन कर क्या होता है, अलग होता है। सबसे छोटा डीएनए एनोड की तरफ होगा और सबसे बड़ा डीएनए किसकी तरफ होगा, कैथोड की तरफ। क्लियर है? आप जानते हैं कि डीएनए के साइज को किलो बेस पेयर में बेटा मापा जाता है, तो जो सबसे छोटा किलो बेस का होगा डीएनए वो नीचे होगा, एनोड की तरफ होगा, और जो बड़ा डीएनए होगा बेटा वो कहां होगा, ऊपर होगा। अब आपको ये कैसे दिखेगा, तो देखेंगे। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? अब कैसे दिखेगा बेटा, ये जो आपका ट्रे है, इस ट्रे पर जैसे ही आपने यूवी लाइट डाला तो आप यूवी लाइट जैसे ही डालेंगे बेटा ये डीएनए आपको ऑरेंज बैंड के रूप में नजर आएंगे। मतलब इन बैंड को बेटा क्या कहा जाता है, डीएनए बैंड। इन बैंड को क्या कहा जाता है, डीएनए बैंड। और ये डीएनए बैंड आपको किस कलर के नजर आएंगे, ऑरेंज कलर के नजर आएंगे। सबसे हल्का डीएनए, बड़ा डीएनए, लाइट डीएनए आपको किधर नजर आएगा, सॉरी बेटा बड़ा नहीं, सबसे लाइट डीएनए आपको किधर नजर आएगा, एनोड की तरफ, जिधर क्या होगा, एनोड होगा। और देख रहे हैं जो डीएनए बड़ा है, मोटा है, वो आपको किधर नजर आएगा, कैथोड की तरफ। आप ये भी याद रखिए, कैथोड किस तरफ होता है, जिधर वेल्स होता है, और एनोड किधर होता है, जिधर वेल्स नहीं होता है, मतलब वेल्स से दूर होता है। और कैथोड कैसा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये डीएनए के आपको क्या दिखेंगे, बैंड। मतलब आपको ये केमिकल नहीं दिखेगा क्योंकि ये व्हाइट जेल के रूप में होता है, आपको ये केमिकल नहीं दिखेगा, हमको डीएनए को देखना है। तो डीएनए को देखने के लिए हमने क्या अप्लाई किया, यूवी लाइट, और जैसे यूवी लाइट अप्लाई किया ये आपको बेटा ऑरेंज बैंड प्राप्त हुआ। आप देख रहे होंगे फिगर को मैंने इस तरह थोड़ा बनाया है कि जो सबसे छोटा डीएनए है वो ज्यादा दूर बेटा मूव किया है, लेकिन जो बड़ा डीएनए है वो एनोड से दूर है। क्लियर है क्या आपको यहां तक? अर्थात आपने डीएनए को साइज के आधार पर अलग कर लिया। कैसे अलग कर लिया, देखिए आप खुद बताए कि कौन सा डीएनए स्मॉल होगा, जो एनोड की तरफ होगा। अच्छा आप ये भी बता सकते हैं कि डीएनए के कितने खंड हुए, बताए डीएनए के कितने खंड हुए, 3 खंड हुए। ऊपर जो डीएनए है वो कैसा डीएनए है, बड़ा डीएनए। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कैथोड की तरफ जो डीएनए होता है वो लार्ज होता है कि स्मॉल होता है, तो क्या कहेंगे आप, लार्ज होता है। एनोड की तरफ जो डीएनए होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। क्लियर है क्या यहां तक? अब ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या किया जाता है। अब आपको जिस डीएनए की चॉइस है, जिस डीएनए को आपको सेपरेट करना है, आप क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे इस डीएनए को अलग करना है, तो इस डीएनए को जेल के साथ बेटा, जेल के साथ इस डीएनए को, ये वेल्स नहीं है, इस डीएनए को जेल के साथ बेटा हम कट कर लेते हैं। मतलब हमने इस डीएनए को जेल के साथ क्या किया, कट किया, कट कर लिया, कट कर लिया। कट करने के बाद बेटा इस जेल को हम मेल्ट करते हैं। इस जेल को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। और जब आप इस जेल को बेटा कट कर देंगे और मेल्ट कर देंगे तो आपको डीएनए आइसोलेट होता दिख जाएगा। ये देखिए हमारा क्या आइसोलेट कर लिया हमने डीएनए को, और यही तो हमको करना था कि डीएनए को साइज के आधार पर बेटा सेपरेट करना था। क्या यहां तक क्लियर है आपको? शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो में अगर कुछ भी कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो आप जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगी है, मैं सुबह से बेटा प्रयास कर रहा हूँ। लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। 3 से 4 रिकॉर्डिंग के बाद बेटा ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। तो प्लीज इसे लाइक करें, आपके लिए बहुत मेहनत की जाएगी बेटा, बहुत मेहनत की जाएगी। हमेशा जितनी आप मेहनत करेंगे मैं प्रयास करूंगा उससे ज्यादा मेहनत मैं करूं। तो प्लीज ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंचाए, उस नीट एस्पिरेंट तक पहुंचाए जिनको बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझने में दिक्कत होती है। जब मैं आपको पूरा बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ बायोलॉजी कितनी रियलिस्टिक है, किस ये हमारे जीवन से कितनी जुड़ी हुई है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अब याद रखेंगे बेटा कि इस डीएनए को हमने क्या किया, इस जेल से कट किया, और कट करके इस जेल को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। तो डीएनए हमारा क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। और याद रखेंगे बेटा जेल से डीएनए को कट करना और मेल्ट करना कहलाता है इल्यूशन। इस प्रोसेस को बेटा याद रखेंगे, क्या नाम दिया जाता है, इल्यूशन नाम दिया जाता है। कोई पूछ सकता है बताइए इल्यूशन क्या होता है, तो जेल से डीएनए को कट करना और डीएनए को, इस जेल को मेल्ट करना, मतलब कट और मेल्ट करना और डीएनए आइसोलेट कर लेना, क्या कहलाता है, इल्यूशन कहलाता है। एनसीईआरटी में टर्म दी हुई है कि इल्यूशन क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे आप। क्या यहां तक बात क्लियर है आपको? तो देखिए डीएनए को मैंने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया।
अब जिस भी डीएनए का बेटा आपको चॉइस है वहां से आप इस डीएनए को कट करें, मेल्ट करें और डीएनए आपका क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। शायद आपको बातें मेरी समझ में आ रही होगी। क्या क्लियर है यहां तक? नोट करिए इतना। तो ये बेटा हमारा यूज था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज और भी है बेटा। जैसे आपने देखा कि हमने डीएनए को कट करने के लिए आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया था। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बेटा हम आरई कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्टकट में? आरई कहते हैं। हाँ, प्यार से हम उसे आरई भी कह सकते हैं। जैसे हमने देखा लकड़ी काटने के लिए हमने आरई का यूज करते हैं, तो वैसे ही बेटा हम यहाँ भी डीएनए को कट करने के लिए किसका यूज करते हैं? आरई का। वो आरई अलग है, ये आरई अलग है। क्लियर है ना? चले अब ध्यान समझे। मैं सेकंड यूज बता रहा हूं। पहला यूज आपने पढ़ लिया कि हम डीएनए को क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरा आप एक और पता लगा सकते हैं बेटा, वो भी पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे कि आरई ने डीएनए को कट किया या नहीं किया। आरई ने इस डीएनए को कट किया या नहीं किया, इसका पता भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। जैसे ये डीएनए, मान लीजिए मैंने इस डीएनए को कट किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जो मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया आज मैं उसे ए टाइप का कह रहा हूं। पता चला ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ए इस डीएनए को कट ही नहीं कर पाया, अर्थात ये जो डीएनए आपको एक सिंगल दिख रहा है वो बेटा सिंगल खंड के रूप में अभी भी है, अर्थात इसके पार्ट नहीं हुए। फिर हमने दूसरा यूज किया। मान लीजिए बेटा हमने इसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे मैं बी टाइप का कह रहा हूं, उससे अलग किया और देखा कि इस डीएनए के टुकड़े हो गए, और इस डीएनए के टुकड़े हो गए, हमें कितने टुकड़े मिले? 2 टुकड़े मिले। अर्थात इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने बेटा इस डीएनए का क्या कर दिया? डाइजेशन कर दिया। बताइए क्या यहाँ डाइजेशन हुआ क्या डीएनए का? नहीं हुआ, क्योंकि जितना पहला एक डीएनए था अभी भी कितना डीएनए है? एक डीएनए है। जबकि इस आरईबी ने इस डीएनए को बेटा 2 भागों में क्या कर दिया? तोड़ दिया। अर्थात इस डीएनए का इस आरई ने क्या कर दिया? डाइजेशन कर दिया। मैं आपको अभी लास्ट में अभी क्वेश्चन भी कराने वाला हूं इससे रिलेटेड, और समझिए। अगर बेटा मान लीजिए हमने आरई सी का यूज किया और इसने इस डीएनए के 3 टुकड़े कर दिए। पहली बात कि ये जो टुकड़ा हो रहा है आरई के द्वारा, डीएनए के कितने टुकड़े हो रहे हैं ये आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि डीएनए में नेक्ड आई से दिखता नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं उस चीज को समझिएगा। जैसे ये डीएनए बोलेगा थोड़ी ना बेटा, या आरई बोलेगा थोड़ी ना कि आज मैंने डीएनए का काट लिया। क्या ऐसे होगा क्या कि ये डीएनए बोलेगा आज मेरा कट गया, ये आरई बोलेगा मैंने डीएनए का आज काट लिया? अब पता नहीं है आप कहां ले जा रहे हैं बातों को, तो कहीं और ना ले जाए, शायद आपका भी कटा हो। तो सुने कि इसके द्वारा बेटा हम डीएनए को अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। हम पहचान सकते हैं कि आरई डीएनए को कट किया है कि नहीं कट किया है। समझे, ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और मान लीजिए ये आपका क्या है? वेल्स है। ये आपका क्या है? वेल्स है। आप जानते हैं डीएनए कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो इधर हमने क्या लगा दिया? कैथोड लगा दिया। इधर क्या लगा दिया बेटा? हमने एनोड लगा दिया। और इन वेल्स में बेटा मैंने पहले ये डीएनए भरा। अब बताएं, अगर मैंने इस डीएनए को इस वेल्स के अंदर भरा तो मुझे कितने बैंड दिखाई देंगे? बताएं जल्दी, कितने बैंड दिखाई देंगे? 1 बैंड दिखाई देंगे। अर्थात आप खुद बताएं क्यों 1 बैंड? अच्छा सर ये कैसे दिखेगा? बेटा हमने यहाँ इथेरियम ब्रोमाइड डाला है, इथेरियम ब्रोमाइड, और साथ में उस पर क्या डालेंगे? यूवी लाइट। तो डीएनए आपको बैंड के रूप में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा सर, दिखेगा। तो क्या आपको यहाँ कितने बैंड दिखेंगे? सर 1 ही बैंड दिखेंगे। अर्थात इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इस डीएनए का डाइजेशन नहीं किया। अब बताएं यहाँ कितने बैंड दिखेंगे? 2 बैंड दिखेंगे। और जो हल्का होगा वो किधर होगा? नीचे होगा ऊपर होगा? नीचे होगा। जो भारी होगा वो कहां होगा? ऊपर होगा। और जो हल्का होगा वो कहां होगा? नीचे होगा सर। अब बताएं क्या आप पता लगा लेंगे कि इस आरई ने इसका डाइजेशन किया कि नहीं किया? हाँ सर किया, क्योंकि आपने डीएनए एक सिंगल फ्रेगमेंट के रूप में डाला था, जबकि यहाँ कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। अर्थात आरई ने इस डीएनए का क्या कर दिया? डाइजेशन कर दिया। और कितनी जगह से काटा? बेटा आरई जिस पॉइंट से काटता है उसे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं। आगे आपको बायोटिक चैप्टर में समझाया जाएगा। अर्थात इस आरई के कितने रिस्ट्रिक्शन पॉइंट रहे होंगे इस डीएनए पर? 2, इसलिए कितने भागों में काटा? 2 भागों में। क्लियर है क्या? अब देखें इस आरईसी ने बताया कितने भागों में काटा? 3 भागों में। तो आपको डीएनए के कितने बैंड मिलेंगे? 3। और जो हल्का होगा वो कहां मिलेगा? नीचे मिलेगा। और जो भारी होगा वो कहां होगा? ऊपर होगा।
तो बताएं क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को आप सेपरेट तो कर ही सकते हैं साइज के आधार पे, और साथ साथ बेटा आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आरई ने डीएनए का डाइजेशन किया कि नहीं किया। क्लियर है क्या बेटा? शायद आपको एक ब्लिंक महसूस हुआ होगा। फिर से लाइट चली गई बेटा। मैंने आपसे बोला मैं सुबह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो उसके लिए माफ करिएगा, शायद वीडियो में आपको प्रॉपर क्लियर विजिबिलिटी ना हो। बेटा ये वीडियो पूरी बन चुकी है, मैं सुबह से प्रयास कर रहा हूँ, लाइट चली जा रही है। हमारे पास बेटा अभी इतनी टेक्निक नहीं है, हमारे पास स्टूडियो नहीं है कि हम आपको प्रॉपर व्यवस्था दे पाए। आपका प्यार बना रहेगा तो जरूर आगे बढ़ेंगे, आगे समझे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? वीडियो को थोड़ी देर के लिए बेटा मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों लाइट नहीं आ रही है, आज लाइट भी साथ नहीं दे रही है। गला सही हुआ तो लाइट साथ नहीं दे रहा है। सर आप ऑनलाइन क्लास में ये सब क्या बोल रहे हैं? बेटा मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये हमारी एक फैमिली है और फैमिली से कुछ भी बात छुपाई नहीं जाती है ना। तो इसलिए थोड़ा अगर आपको असुविधा हो रही हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे देखें बेटा, क्या आपको ये टेक्निक समझ में आई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? ठीक है, अब आगे सुनिएगा। एनसीईआरटी में चैप्टर 9 आप ओपन करिए। उस चैप्टर 9 में बेटा आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पे भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए इस फिगर को देखिए, ये जो फिगर है बेटा ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही रिलेटेड है। फिगर को ध्यान से देखिए, चैप्टर 9 का फिगर 9.3, इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में आप देखेंगे कि आपको 4 लेन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है क्या? आप देखेंगे कि जो लेन 1 है उस लेन 1 में आपको डीएनए का एक ही बैंड दिखाई दे रहा होगा, जबकि 2 3 4 लेन में आपको बहुत सारे डीएनए के बैंड दिखाई दे रहे होंगे। अर्थात आरई ने बताएं लेन 1 के डीएनए को कट किया या नहीं किया? नहीं किया। और बताएं सबसे ज्यादा डाइजेशन किस डीएनए का हुआ? आप कमेंट करके बताएंगे कि किस लेन में डाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ है। क्या आपको एनसीईआरटी का ये फिगर क्लियर है? क्लियर है? मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, देखें उसे कमेंट करेंगे आप। देखें ये मान लीजिए, ये बेटा इसे हम लेन कह रहे हैं, 1 2 3, इन्हें क्या कह रहे हैं? लेन। मतलब यहाँ लेन 1 लेन 2 लेन 3 हर एक बिल्स में बेटा हम डीएनए भरेंगे। अब बताएं जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बताएं। सबसे ज्यादा डाइजेशन किस लेन में हुआ? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किस लेन में डाइजेशन नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्स की तरफ क्या लगाएंगे? कैथोड या एनोड? हल्का डीएनए लाइट डीएनए मुझे किधर मिलता है, एनोड की तरफ कि कैथोड की तरफ? कितने क्वेश्चन हो गए? 4। इन 4 क्वेश्चन का बेटा आप कमेंट करके जवाब देंगे। ये पूरी हमारी जो टेक्निक थी ये क्या थी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको दोनों बात समझ में आई होंगी कि भैया हम कैसे डीएनए को साइज के आधार पे अलग करते हैं, और इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि आरई डीएनए को कट करता है या नहीं करता है। तो आज के लिए बेटा इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए पीसीआर टेक्निक को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल को बहुत प्यार दें। इस हैगर फैमिली से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।